एंड यस, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर क्या कह रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। ओके, तो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ओके, क्या बोल रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन तो हुई रही है, उसको हम इलेक्ट्रोड प्रोसेस मतलब क्या है? दिस मेक द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विच यू आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट ईयर। ओके, 12th में पढ़ोगे इस केमिस्ट्री में, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका बेसिस ये थियरी है। बेसिस मतलब ये थियरी अच्छे से, वहां हम क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में वो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन, ट्रेलर है वो मूवी का, ओके, वो यहाँ पे समझते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? द एक्सपेरिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन, वो जो भी हो, कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन इफ जिंक रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब बेसिक है हमारा, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारा। क्या हुआ, फैन बंद हो गया? चालू है पर चल नहीं रहा। कब से बंद है ये? मुझे लगा बंद है पर लेकिन स्विच ऑन है पर चल नहीं रहा। इसके साथ में वाटर फ्लो हो रहा है। ऑन था, सच्ची में ऑन था। हाँ ऑन था। यस, चलो सो हाँ देखो, हमने क्या पढ़ा था? एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद हो तो, यही चैप्टर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने जिंक रॉड डाल दिया। तो कॉपर को भी इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और जिंक को भी इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो करेक्ट, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। तो कॉपर को भी ऑक्सीडाइज्ड होना है और ये जिंक है, ये जिंक को भी ऑक्सीडाइज होना है, और नीचे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें जो Cu+2 है उसको भी ऑक्सीडाइज होना है। दोनों को, कॉपर को, जिंक को, दोनों को ऑक्सीडाइज, लेकिन उसमें से होगा एक ही। और उसका बेस हमने निकाला था क्या? दी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस जो हमने निकाली थी, और उसका रीजन क्या बोला था? जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। करना सबको होता है लेकिन पावर भी तो होना चाहिए। ओके, कॉपर को भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जिंक को भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है, लेकिन लूज करेगा कौन? जिसके पास लूज करने का पावर ज्यादा होगा। कॉपर भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जिंक भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन लेगा कौन? जिसके पास लेने का पावर ज्यादा होगा वो। ओके, सो हुआ क्या? कॉपर सल्फेट था और उसके अंदर हमने जिंक रॉड डाला, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। ध्यान से, तो मतलब जिंक में से बन गया Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। डन। ये क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स वो भाई साहब ले लेंगे, कौन? जो अंदर बैठे हुए हैं कंटेनर में। CuSO4 मतलब Cu+2 NSO4-2। Cu+2 है, वो जिंक ने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वो Cu+2 ने ले लिए, तो Cu+2 था, और वो दो Cu+2 कब बनता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हो तब, तो वो Cu+2 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो Cu+2 में से क्या बन जाएगा? वापस Cu बन जाएगा। ऑब्वियस है। ओके, इलेक्ट्रॉन देखो, जिंक में से Zn+2 कब बना? जब निकाला तब, तो वापस डाल दोगे तो वापस Zn बन जाएगा, और क्या। तो Cu+2 है, वो कैसे बना? Cu में से Cu+2 कब बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो अगर Cu+2 को 2 इलेक्ट्रॉन तुम दे दोगे तो वो Cu+2 में से वापस क्या बन जाएगा? Cu। डन। और अब वापस वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि अगर तुमने ZnSO4 लिया और फिर उसमें कॉपर का रॉड डाल रहे हो तो कोई प्रोसेस होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता नहीं है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, ये हमें पता है। अच्छा, ये प्रोसेस हो रही थी। ओके, तो हुआ क्या एक्चुअल में? जिंक में से हो गया Zn+2 और Cu+2 में से हो गया Cu। जिंक में से ये बोर्ड पे लिखना समझ में आ रहा है ना वैसे तो? हाँ, तो जिंक में से Zn+2 बन रहा है कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। इलेक्ट्रॉन लूज करे मतलब वो प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन गेन करे मतलब वो प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। मतलब एक ही कंटेनर में तुम्हारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, ठीक है, तो उसका क्या? तो हम कुछ आइडिया निकालते हैं जिससे हमें कुछ फायदा हो जाए। चलो फायदा निकालते हैं। Can also be observed if zinc rod is dipped. अच्छा, the redox reaction takes place and during the reaction zinc is oxidized to zinc ions. Yes, and copper ions are reduced to metallic copper due to the direct transfer of electrons from zinc to copper ion. यही अभी हमने डिस्कस किया। Okay, during this reaction heat is also evolved. भाई ये प्रोसेस में हीट भी इवॉल्व होती है। ओके, ठीक। Now we modify the experiment in such a manner that for the same redox reaction
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इनडायरेक्टली। यही बता देता हूं। देखो हाँ देखो, ये है रॉड किसका, जिंक का, और इसके अंदर पूरा भरा हुआ है CuSO। रिएक्शन क्या हो रही है, ये जैसे ही इसके अंदर डीप किया, ये भाई साहब कम होने लगे, मतलब एक निकल जाने लगा। ओके, तो क्या होगा, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो बन क्या गया, जिंक +2। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यही है भाई, अंदर ही है, वो अंदर ही। ये CuSO4 कैसा होता है, Cu +2 SO4 -2 ऐसा होता है, न्यूट्रलाइज होता है ना, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो CuSO4 SO4 का -2, तो Cu का क्या होगा, +2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी अंदर ही है, Zn+2 भी है, ये सब कुछ अंदर है। ये जिंक जो है उसी में से Zn+2 यही बना, यही लिख देता हूँ ना, यहाँ पे जिंक +2 है और यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन है। डन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये Cu+2 ले लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वही कंटेनर में थे, Cu+2 ने ले लिए और Cu+2 में से क्या बन गया, Cu बन गया, ऐसे ये बन गया, लो यहाँ पे बैठा हुआ है ऐसे। डन, ये प्रोसेस हुई। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में डाले और सॉल्यूशन में से ही कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और उसका यूज कर लिया। अब हम ऐसे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, यही रिएक्शन करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देंगे। देखो बहुत बढ़िया हमें फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है अभी पता चलेगा। हाँ तो modify the experiment. This necessitates the separation of zinc metal from the copper sulfate solution. तो अगर इलेक्ट्रॉन को इनडायरेक्टली भेजना है, जिंक के इलेक्ट्रॉन को कॉपर +2 को ही भेजना है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं भेजना है, इनडायरेक्टली भेजना है। तो अगर इनडायरेक्टली भेजना होगा तो ये जिंक को सॉल्यूशन में से निकाल देना पड़ेगा। सॉल्यूशन में रखोगे तो अंदर ही जाने वाला है, ऑब्वियस है, तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये बाद में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूं तो बात खत्म होगी। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट ले लिया और रॉड भी किसका ले लिया, जिंक का। क्या बात कर रहे हो सर, दोनों सेम? हाँ सेम, जिंक का रॉड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट और उसमें कॉपर का रॉड। देन यार नया फिगर बनाना चाहिए था। ZnSO4 CuSO4, इसमें जो डाला है वो जिंक है, इसमें जो डाला है वो Cu है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसमें Zn+2 होगा, SO4 -2 होगा, इसमें Cu+2 होगा, SO4 -2। देन ओके, जैसे ही जिंक को इसमें डाला तो होने वाला क्या है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, वही चीज होगी वापस, क्या, Zn+2 बनेगा जिंक में से और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सॉल्यूशन में, देखो डायरेक्ट कॉपर को नहीं मिले, ये तो ये सॉल्यूशन में है, कॉपर वाला सॉल्यूशन तो ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। तो क्या किया मैंने, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ओके, और यहाँ पे स्विच भी लगा दी और यहाँ पे मैंने बल्ब भी लगा दिया। ओके, बहुत खराब बल्ब है, कोई बात नहीं। ओके, तो हुआ क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है जो सॉल्यूशन में है, वो घूम के इधर चले गए। देन अब घूम के वो यहां चले गए तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ। इलेक्ट्रॉन मोशन में हो तो उसको तो वो तो करंट हो गया, वो तो डन। ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, क्या बोलते हो, करेगा ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिसिटी ही है, करंट ही है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुए, बल्ब ग्लो होने लगा। अब हुआ क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये Cu+2 ने ले लिए, वही रेडॉक्स रिएक्शन सेम, तो ये Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो बना क्या, Cu,
तो ये नया Cu यहाँ चिपक गया, नया वाला ये जो Cu प्लस था वो वहां चिपक गया। अंडरस्टूड? तो वही प्रोसेस तो हो रही है यहाँ पर भी, तो वही तो हो रहा था। जिंक में से ये Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा था और वो बन जा रहा था Cu। तो यही प्रोसेस तो यहीं भी हो रही है, लेकिन वहां पे हम वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ये भेज रहा है और ये ले रहा है उसका कोई यूज नहीं कर रहे थे, और अब हम वो इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं कंडक्टर थ्रू, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोचो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, बढ़िया बात है ना। रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही वर्क करता है हमारे बैटरी, जो रिमोट की और वो सब बैटरी होती है, ये फंडा के ऊपर काम करती है। समझ में आया? जो बैटरी होती है उसके अंदर ऐसा समझो कि यही बैटरी, ये बैटरी है तुम्हारी निपॉन की और जो भी ब्रांड हो है और रेडी, ये बैटरी है। वो रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। जैसे ही रिएक्शन इसके अंदर हुई, मतलब रॉड उसके अंदर टच हो गया, जिंक Zn+4 में टच हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ऊपर से चले गए, बैटरी का ये ऊपर है, ये ऊपर से निकल गए और फिर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल नीचे, तो वहां आ गए। तो मतलब क्या, पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई। बीच में तुमने रिमोट डाला हुआ है तो रिमोट चलने लगा। समझ में आया? तो बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई? तो बैटरी में तो एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। हमारे जो बैटरी सेल होते हैं रिमोट के पीछे, टीवी रिमोट, कैमरा के रिमोट, वो कैमरा वाला, वो अभी वाला कैमरा नहीं, ओके। तो वो जो बैटरी होती है उसमें होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और वो रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा लैंप में चाहिए, उतनी ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी चाहिए भाई। रिमोट का सिग्नल यहाँ से वहां भेजने के लिए, टीवी तक भेजने के लिए थोड़ा चाहिए, ये एसी तक भेजने के लिए थोड़ा चाहिए, स्पार्क ही चाहिए, ओके। उतनी तो बैटरी से प्रोड्यूस हो जाती है। समझ में आया? तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो डिटेल्ड में पूरा चैप्टर है, वो 12th में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने डिफरेंटली वहां भेजा कॉपर+2 के पास, सो दैट हम उसका यूज कर सकें। और डिटेल में बताऊं तो क्या है कि मान लो कि पहले मैंने Zn+2 कितने थे, 50 थे, SO4-2 भी कितने थे, 50, Cu+2 भी कितने थे, 50, और ये भी कितने थे, 50, सारे 50-50 थे। जैसे ही मैंने ये डाला, Zn+2 अंदर चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के उधर चले गए। Zn+2 यहां चले गए, मतलब 50 का क्या हो गया, 51 Zn+2 हो गए ना। 50 तो पहले से थे, और एक तो ये रॉड में से आ गए Zn+2, एक Zn+2 तो रॉड में से आया। समझ में आ रहा है? पक्का? इलेक्ट्रॉन उधर गया, Zn+2 थोड़ी उधर गया। Zn में से Zn+2, तो ये भाई साहब तो अंदर ही गए, ये उधर गए। डन, ओके। तो यहाँ पे 50 के कितने हो गए, 51, लेकिन SO4 तो उतने ही है, 50। अब इलेक्ट्रॉन इधर आए, Cu+2 थे, वो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो बन गया Cu, वो Cu बन के यहाँ चिपक गया। तो एक Cu यूज हो गया ना। ये सॉल्यूशन में 50 Cu+2, 50 SO4-2 थे, उसमें से एक Cu+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके वहां चिपक गया, तो 50 में से एक चला गया, तो कितने रहे, 49। तो Cu यहाँ पे 50 में से हो गए 49 Cu+2, लेकिन SO4 तो उतने ही है, कितने, 50। डन। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर यूज होता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। जैसे कि भरूच अंकलेश्वर में है अपना नर्मदा मैया ब्रिज, गोल्डन ब्रिज, वैसे सॉल्ट ब्रिज। तो यहां से हमने कर दिया ऐसे ब्रिज, ओके। तो उसमें KMnO4 का सॉल्यूशन एंड ऑल सब कुछ है, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर तुम कॉटन लगा दो तो वो सॉल्यूशन नीचे ना गिरे एंड ऑल सब कुछ। अब होगा क्या SO4-2 50 है, वो यहां से जाएंगे और यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर 50 थे SO4-2, एक वहां से आए, ये क्या हो गए, 51। यहाँ पे 50 थे और उसमें से एक चला गया, तो वो क्या हो गया, 49। तो बैलेंस हो गया 51 51 49 49। एक नोट, हाँ, नहीं तो SO4 जाएगा नहीं, अनबैलेंस ही रहेगा। यहाँ पे SO4 देखो, ये 49 हो गया, SO4 तो 50 रहा, और ये 51 हो गया और SO4 50 रहा। फिर जैसे ही सॉल्ट ब्रिज लगाया एक SO4 यहां आ गया, तो 50 में से एक आ गया, तो रहा कितना, 49।
यहाँ पे 50 थे, एक बढ़ गया तो हुए कितने 51। फिर से दूसरा एक पार्टिकल Zn का वापस ऑक्सीडेशन हुआ, तो एक Zn+2 फिर से अंदर आया, तो 51 के कितने हो गए 52। SO4 तो उतने ही है 51। फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए। अब ये भूल जाओ, अब अंदर कॉपर+2 कितने हैं 49। ये 49 में से एक कॉपर+2 ने वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो कॉपर+2 नया Cu बन के यहाँ चिपक गया। लेकिन ये 49 में से एक यूज हो गया, तो वो कितने हो गए 48। तो ये 48 और 49 हो गए। जैसे ही 48 49 अनबैलेंस हुए, ये SO4-2 यहां से वापस निकला, यहां से निकल गया, मतलब ये 48 48 हो गया, और SO4 यहां आया, तो ये 52 है, 51 था, ये भी कितना हो गया 52। समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। और जब ये तुम्हारे 48 48 47 47 और ये 0 0 हो गया, मतलब तुम्हारी बैटरी चेंज करने का टाइम आ गया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं। अब हम ऐसे रिमोट को मारेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो सर वो बैटरी जो हम चार्ज करते हैं वो भी यही है, तो उसके लिए हम चार्जर से क्या करते हैं? चार्ज कर, वो देखो दोनों अलग अलग फंडा है। जब बैटरी से हम यूज करते हैं, बैटरी अभी मोबाइल, जैसे अभी मोबाइल चल रहा है, वीडियो चल रहा है, तो अंदर ये प्रोसेस हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फोन चल रहा है। अब उनकी बैटरी डाउन हो गई, मतलब ये 0 0 हो गए। अब क्या, अब चार्जर लगाया अंदर, चार्जर लगाया तो उल्टी प्रोसेस हो रही है। उल्टी प्रोसेस मतलब हम रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, और अब जब बैटरी खत्म हो गई, जैसे कि रिचार्जेबल सेल होते हैं, देखा हो तो, या हमारी फोन की बैटरी रिचार्जेबल तो है, तो अब उल्टी प्रोसेस होगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी दी, उससे रेडॉक्स रिएक्शन होने लगी। अभी तक 50-50 हो जाएगा। हाँ, अभी तक हम रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वापस इलेक्ट्रिसिटी दी और रेडॉक्स रिएक्शन हुई। जो तुम करते थे 10th में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो उसमें तो हमने बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी ऊपर कनेक्ट की थी। जैसे ही स्विच ऑन किया तब जाके यहाँ पे ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, और स्विच बंद किया तो रिएक्शन बंद हो गई। तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसका उल्टा केमिकल रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें मिल रही है। कब, यहां पर। जैसे ही बैटरी डाउन हो गई, अब तुम्हें बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी को चार्ज करना मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रिसिटी दो। अब वो तुम्हें नहीं देगी, अब तुम्हें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब जाके वो वापस बैलेंस होगा, अब वापस तुम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गेन कर सकते हो। तो हमारी बैटरी है, फोन की बैटरी है, पावर बैंक है, सब में यही फंडा है। समझ में आया? पक्का? ओके। तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। जब 100% कम हो जाए, मतलब यू नीड टू रिप्लेस कर दो जो रिप्लेस हो रही है वो। और अगर चार्जेबल है, जैसे हमारी फोन की बैटरी चार्जेबल है, इसलिए वापस हम चार्ज कर सकते हैं, तो उसको चार्ज किया तो ये वापस क्या हो जाएंगे, ऐसे आधे आधे हो जाएंगे। डन? ओके। लेकिन सर फिर ये तो चार्ज करें, फिर से यूज करो, फिर से चार्ज करो, फिर से यूज करो। उसकी भी कैपेसिटी होती है कि कितनी बार रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। क्यों? उसकी क्यों कैपेसिटी होती है? अरे भाई ये पूरा खत्म ही हो गया है जिंक, और ये पूरा कॉपर इतना लिया था, इतना मोटा हो गया कॉपर। अब क्या, तुम्हारी बैटरी फट जाएगी, तुम्हारे फोन की बैटरी फट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। वो दूसरा जो इलेक्ट्रोड था, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके। तो वो एक इलेक्ट्रोड पूरा खत्म हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड पूरा मोटा हो गया, तो इसलिए नहीं बोलते कि बैटरी फट गई। तो फट गई मतलब क्या, उसकी कैपेसिटी होती है कि भाई तुम उसको 5000 टाइम चार्ज कर सकते हो। तो अब 5000 टाइम किसी का 3 साल में भी होता है, और किसी का एक ही साल में 5000 टाइम हो गया तो फट जाएगा एक साल में। बहुत बार तुमने ऐसे घुसेड़ के रख दिया, सो गए, फिर वापस अरे 90 हो गई, फिर से डाल दिया, अरे 70 हो गई, फिर से डाल दिया। अरे नहीं, 90 से पूरा 10-20 तक ले जाओ उसको, जब तक रेड ना हो जाए। जब ऐसा लगे अरे फोन बंद हो जाएगा, तब चार्ज करो। और फिर वहां चार्ज करने बैठे और फिर 60 हो गया, चलो बस बहुत हो गया, अब यूज करने लगते। नहीं, वो फुल चार्ज हो तब तक उसको चार्ज होने दो। ये मेथड है, वो हम 12th में पढ़ेंगे वापस। ये मेथड है तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अच्छे से यूज करने का। फुल चार्ज करो, फुल डिस्चार्ज करो, तो उसकी लाइफ रहती है। हमने मतलब
डिस्चार्ज हो रही है, अभी तो 20% भी रीच नहीं हुआ और हमने फिर से 40 थी और फिर से चार्जिंग कर दिया। अभी 100% 90% चार्ज नहीं हुआ, 75 था और हमने वापस चार्जिंग अनप्लग कर दिया। तो वो बैटरी वो एक टाइम गिन जाएगा, एक टाइम मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि उसकी 5000 टाइम चार्जिंग कैपेसिटी है। एक बार तुमने चार्ज किया, स्विच बंद की, फिर दूसरी बार स्विच ऑन की, तो 2 बार चार्जिंग किया तुमने। एक्चुअली तुमने एक ही बार रखा, लेकिन स्विच ऑन ऑफ किया ना, जितनी बार ऑन ऑफ करोगे ना उतनी बार तुम चार्जिंग कर रहे हो उसको, एक साइकिल खत्म उसकी, लाइक दैट्स हाउ इट वर्क्स। अंडरस्टूड? ओके, तो ये थी हमारी लास्ट थियरी, होप यू हैव अंडरस्टूड। पढ़ लेते हैं बुक में से, समझ में आ गया है पक्का? चलो, तो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इवॉल्व, ये सब पढ़ लिया हमने। We take copper sulfate solution in a beaker and put a copper strip or rod in it. We also take zinc sulfate solution in other beaker and put zinc rod and strip in it. Now reaction takes place in either of the beakers. हाँ, फिर वापस वो सवाल, सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्यों आए, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आए? हाँ यस, दोनों को ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ। डन? ओके। हाँ, so beakers and at the interface of the metal it solves solution in each of the beaker, both reduced and oxidized form of the same species are present. These represent the species in the reduction and oxidation half reaction. A redox couple is defined as having together the oxidized and reduced forms of a substance taking part in an oxidation and reduction half reaction. तो अगर तुम ऐसी आधी आधी ले रहे हो ना, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और दोनों को एक साथ ले रहे हो तो इट इज अ रेडॉक्स कपल। ओके, this is represented by separating the oxidized form from the reduced form by a vertical line or a slash representing an interface. मतलब ऑब्लिक कर दो या स्लैश कर दो कि इंटरफेस दिखाए, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन लाइक दैट। फॉर एग्जांपल इन दिस एक्सपेरिमेंट टू रेडॉक्स कपल्स आर प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूं Zn, मैं ऐसा लिखूं Zn प्लस 2 Zn, मैं ऐसा लिखूं Zn प्लस 2, ये दोनों क्या सेम लिखा है मैंने? ये दोनों का मीनिंग क्या सेम होगा? सेम नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूं, नहीं होगा। तो एक इसमें से एक शो कर रहा है ऑक्सीडेशन और एक शो कर रहा है रिडक्शन। अब बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन हो सकता है, गैस करो। ऑक्सीडेशन नीचे वाला, यस, क्योंकि Zn में से Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो जब भी रिडक्शन शो करना हो तो तुम्हें ऐसे शो करना है, ऑक्सीडेशन शो करना हो तो ऐसे शो करना है। कॉपर का बोले तो कॉपर प्लस 2 में से वो बन गया क्या? कॉपर, तो ये क्या है? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन क्या होगा? कॉपर में से कॉपर प्लस 2। अगर ये पूरा का पूरा झमेला तुम्हें ड्रॉ ना करना हो तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो क्या? जिंक में से जिंक प्लस 2 होगा और Cu प्लस 2 में से Cu होगा। बस ये समझ गए, ये पूरी फिगर तुमने ड्रॉ कर दी, ये जो पूरी फिगर थी वो तुमने ड्रॉ कर दी, बस इतने में, छोटे में ही खत्म कर दिया कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, सो वही चीज बताई गई है। इन बोथ द केसेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज पुट बिफोर द रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म के पहले लिखा जाता है, देखो जिंक को पहले लिखा है। ओके, नाउ वी पुट द बीकर, ओके, नाउ वी कहाँ गया? हाँ, नाउ वी पुट द बीकर containing copper sulfate solution and beaker containing zinc sulfate solution side by side. We connect solution in two beakers by a salt bridge. Okay, a U-tube containing a solution of potassium chloride or ammonium nitrate, usually solidified by boiling with agar-agar solution का नाम है, and later cooling to a jelly-like substance. तो ये सब डिटेल्ड में आएगा, ओके, 12th में। अभी इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है दिस। लेकिन तुम्हें पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि भाई सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या हो सकता है,
तो ये सेंटेंस तुम्हें याद होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज में यू ट्यूब कनेक्टिंग, सॉल्ट ब्रिज मतलब यूट्यूब, तो यूट्यूब भी तो हमने भी ड्रॉ की थी, ये क्या है यूट्यूब है ना, उल्टा यू, उल्टा यू है, तो ये यूट्यूब है। ओके, कंटेनिंग अ सॉल्यूशन, उसके अंदर सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, पोटेशियम क्लोराइड और एमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, जिसको सॉलिडिफाई किया जाता है बाय बॉइलिंग विथ, मतलब बॉइलिंग करना है उसको किसके साथ, अगर अगर के साथ, अगर अगर सॉल्यूशन का नाम है। ओके, एंड लेटर कूलिंग टू अ जेली लाइक सब्सटेंस, गरम करेंगे, पहले बॉईल किया और फिर कूल किया, तो वो जो बन गया वो कैसा बना, जेली लाइक सब्सटेंस बन गया। दिस प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स विथ ईच अदर, मतलब वो SO4 यहाँ जाएगा, वो कनेक्ट कर दिया ऐसे। The zinc and copper rods are connected by a metallic wire with a provision for an ammeter and switch. एमीटर क्यों लगाई, क्योंकि पता चले कि कितना करंट, हमने पढ़ा है एमीटर क्यों लगाते हैं, करंट फाइंड करने के लिए, और वो सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में, पक्का सीरीज में एमीटर लगाते हैं और वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते हैं। यस, ओके, सो वो लगा दिया क्योंकि हमें पता चले कि कितना करंट जा रहा है। ओके, दिस सेटअप है शोन इन फिगर 7.3, मतलब ये वाला जो है वही इज नोन एज डैनियल सेल, डैनियल नाम के साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया था, इसलिए उसको बोला जाता है डैनियल सेल, जो हमारी बैटरी है वही है, और फिर डैनियल हमने निकाल दिया और हम डायरेक्ट बोलने लगे सेल। ओके, व्हेन दिस स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, ऑफ है भाई, तो ऑफ है तो क्या अच्छा चलो अगर स्विच यहाँ लगाइए, ये ऑफ है, स्विच अगर ऑफ है तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, स्विच ऑफ किया है ना, उससे रेडॉक्स रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वहां बंद है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन चालू रहेगा, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, रेडॉक्स रिएक्शन चालू रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, वो तो स्विच ही ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी, वो तो सही है, रेडॉक्स रिएक्शन चालू रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं, बैटरी चार्ज करने की जरूरत है, क्यों, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें मिल ही नहीं रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिल रही है, स्विच तो ऑफ है, चालू ही रहेगा, चालू रहेगा, मतलब ये जिंक सल्फेट है, उसमें जिंक मैंने डाला हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन चलता ही जाएगा, क्या, अच्छा ये, लेकिन वो जीरो पे कब आ रहा है, सोचो, वो जीरो पे तब आ रहा है जब ये दो इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ जा रहे हैं, तुमने स्विच बंद किया हुआ है तो दो यहाँ ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन रिडक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो कब हो रहा है, जैसे ही तुमने जिंक सल्फेट में जिंक डाला ऑक्सीडेशन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंचने वाले थे लेकिन पहुंचे नहीं, तुमने बंद किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे नहीं तो Cu+2 में से Cu बनेगा नहीं, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन तो हो रही है, रिडक्शन हो रही नहीं है, ऐसा तोड़ मोड़ के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अच्छा चलो, सो when the switch is off position no reaction takes place in the either of the beakers and no either of the beakers में यहाँ तो हो सकता है ऑक्सीडेशन, ओके करेक्ट इट, यहाँ ऑक्सीडेशन तो हो सकता है, जैसे ही जिंक डाला ऑक्सीडेशन तो होगा, ओके ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन नहीं होगा, ओके सो and no current flows, yes, as soon as the switch is in the on position we make the following observation, जैसे ही ऑन करेंगे ये सब हमें ऑब्जर्व करना है। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, the transfer of electron now does not take place directly from zinc to Cu+2 but through the metallic wire connecting the two rods as is apparent from the arrow which indicates the flow of current। तो यहाँ पे तुमने गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगाया हुआ है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इस साइड जा रही है, ओके तो वहां जो सिंपल केस था इसमें सब कुछ एक ही जगह पर हो जा रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन हमने इनडायरेक्टली ट्रांसफर किए हैं, हमें दिखाई दे रहा है, ओके Second, the electricity from the solution in one beaker to the solution in the other beaker flows by the migration of the ions through the salt bridge। वही तो हमने पढ़ा, ओके कि ये salt bridge SO4-2 यहाँ गया तब तो प्रोसेस आगे बढ़ी, नहीं तो प्रोसेस आगे कैसे बढ़ती भाई, अंडरस्टूड, ओके चलो नाउ आगे we know that the flow of current is possible only if there is a potential difference between the copper and zinc rods
नोन एज द इलेक्ट्रोड शियर। तो कॉपर और जिंक रोड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और वो कब होगी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? कब होगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ऑब्वियस है पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं। यहाँ भी मैंने जिंक ले लिया और यहाँ भी मैंने जिंक ले लिया, कुछ मिलने वाला नहीं है। डन। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होना ही चाहिए। द पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑब्वियस है, जिसका जितना पोटेंशियल, रॉड को बोला है इलेक्ट्रोड और उसके पोटेंशियल वो तो हमने आगे भी पढ़ा ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी। ओके, क्या बोल रहे हैं फिर से? ये जो ZnSO4 लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मतलब मान लो 1 मोलर लिया है। क्या? 1 मोलर। और CuSO4 भी क्या लिया है? 1 मोलर। ओके, यूनिटी। सो दोनों 1 मोलर ले लिया। If any gas appears in the electrode reaction, it is confined to 1 atmosphere pressure. अभी वो सब हम 12th में देखेंगे कि ये जो रॉड है वो रॉड तो है लेकिन बीच में यहाँ पर थोड़ा गैस भी प्रेजेंट है। वो गैस भी कितने प्रेशर पे होना चाहिए? यूनिटी, 1 एटमॉस्फेयर पे ही होना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा होगा तो ही हम उसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड। अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था, याद हो तो, कि गिब्स एनर्जी है, लेकिन गिब्स एनर्जी हम 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे बोलेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बोलेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड वर्ड कब यूज हुआ? जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता था तब। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली क्या लिखते हैं? E ऑफ से Zn+2 ऐसे लिख दिया। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ये क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। लेकिन मुझे स्टैंडर्ड बोलना हो तो मैं ऐसे डॉट कर दूंगा, तो ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो टेम्परेचर भी आ गया 298। बाय कन्वेंशन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E डॉट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज वॉल्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सर हमने वैल्यू तो फाइंड कर दी, जैसे कि जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है ऑक्सीडेशन की, जैसे कि Zn+2, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो वो कितना है? 0.76 वोल्ट जिंक के लिए। वो ही चीज कॉपर के लिए कितनी है? कॉपर में से copper+2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0. अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, पता नहीं सही है या नहीं, मोस्टली सही होगा। Cu में से Cu+2 वो ऐसा है कुछ माइनस में। तो अब देखो तुम, ये भी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? Zn का ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कैसे लिखते हैं। ये Zn+2 और अब मैं Zn लिखूंगा। देखो रिडक्शन हुआ कैसे? ये जो है उसका उल्टा माइनस, याद है? सिर्फ साइन चेंज करनी है, तो ये माइनस का प्लस। अब रिडक्शन किसका होगा? देख लो, ये रहा रिडक्शन, ये रहा रिडक्शन, ये माइनस में, ये प्लस में, ये ज्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा। डन। ओके, तो वही चीज है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये वैल्यू कहां से लेके आए? 0.76। टेबल कैसे बनाया? वैल्यू लेके आए टेबल में से, लेकिन टेबल कैसे बनाया? तो टेबल कैसे बनाया है? अभी जो हमने ये रिएक्शन की ना, एक साइड जिंक, एक साइड कॉपर इलेक्ट्रोड, पूरी रिएक्शन की, उसमें एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड जिंक, तब रिएक्शन करोगे तब जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं कहां से आया। हमने अभी जो किया, क्या किया? एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक, दूसरा इलेक्ट्रोड लिया कॉपर का। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक का, दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जो होलो इलेक्ट्रोड है और उसके अंदर गैस भरा हुआ है, और वो गैस क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक, अब ये दोनों हो गए, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो अब अगर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वोल्ट में, वो है ये। तो सब जगह अभी कॉपर का फाइंड करना हो तो ये जिंक का है, कॉपर का सर ये कहां से लाए? तो एक इलेक्ट्रोड कॉपर का और दूसरा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का। समझ में आया? मतलब बेंचमार्क क्या है? हाइड्रोजन। अगर मुझे चाहिए सर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो एक साइड इलेक्ट्रोड में लिया मैग्नीशियम, दूसरे साइड में इलेक्ट्रोड में लिया हाइड्रोजन गैस, उसका जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू है ये। वैसे सबका किया तब जाके ये टेबल बना।
वैसे सबका किया, AU का भी किया, F2 का किया, फ्लोरीन का भी किया, कोबाल्ट का किया, सबका किया, मैंगनीज, ब्रोमीन, Hg, आयरन, सबका किया। वैसे किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन और तुम्हें जिसका फाइंड करना है वो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो सारा लिखा हुआ है। तो फिर सर दोनों हाइड्रोजन ले ले तो 0, एक हाइड्रोजन और दूसरा जो तुम्हें फाइंड करना है वो, लेकिन दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही ले लिए तो 0। तो देखो H2 के लिए आया गया है 0। तो पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फाइंड किया है। अंडरस्टूड? ओके। और वैसे भी ये टेबल बनाया है, याद रखने की जरूरत नहीं। ये वैल्यू तो सही थी या नहीं थी? जिंक कहाँ है? सही है ना? ये तो रिडक्शन है, तो उसका उल्टा, हाँ सही है। ओके चलो, हाँ तो कहाँ गए हम? हाँ ये रहे। So the electrode potential value for each of the electrode process is a measure of relative tendency of active species in the process to remain in the oxidized and reduced form. A negative of electrode potential means that redox couple is stronger reducing agent than the H plus and H2 couple. A positive electrode means the redox couple is a weaker reducing agent than H plus and H2 couple. The standard electrode potentials are very important and we can get a lot of other useful information from them. The values of standard electrode potential for some selected electrode process, some है ये इतना सारा दिया, some electrode processes are given in this table and you will learn more about the electrode reactions and cells in class 12. तो इसलिए ये मैंने बोला ना कि ये बेस थियरी है वो पूरे चैप्टर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर समझने के लिए क्या है, बेसिक। ये टेबल कैसे बनाया सर? वही हमारा सेल हमने जैसे डैनियल सेल डिफाइन किया वैसे ही डैनियल सेल बनाया, लेकिन डैनियल सेल में एक इलेक्ट्रोड हमने वो रखा है जिसको हमें फाइंड करना है, जिसका पोटेंशियल, और दूसरा हमने हाइड्रोजन रखा हुआ है। फिर फाइंड किया पोटेंशियल डिफरेंस, जो वैल्यू आई उससे सारा टेबल बना लिया। अब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया तो रिडक्शन उतना ही होगा लेकिन माइनस। ओके, अब दो इलेक्ट्रोड ले लिए, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हारे पास है, जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका कम होगा उसका रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन चेक करना हो तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसका ही वही वैल्यू लेकिन नेगेटिव साइन, तो जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। डन? तो ये था पूरा हमारा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड? इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? ओके, नाउ प्रैक्टिस। और कल जो करवाया बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, न्यूमेरिकल जितने भी हमारे 10 न्यूमेरिकल है, ऑलमोस्ट 10 जैसे है ना, तो वो 10 न्यूमेरिकल में से 3-4 तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ही है, और आगे वाले तो एकदम सिंपल थे कि आइडेंटिफाई करो कि किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, कौन रिडक्टेंट है कौन ऑक्सीडेंट है, और से टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करो। वो सब तो सिंपल है। न्यूमेरिकल के तौर पे ये जो हमने किया वही पूछा जा सकता है, बैलेंसिंग। अंडरस्टूड? तो यहाँ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आधा हमने कंप्लीट कर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आगे बढ़ा के उसको कंप्लीट करेंगे। ओके?